नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के और 101% सफलता प्राप्त कराने के लिए। तो आप सभी यहां पर आकलन परीक्षा में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हम बता देते हैं कि जैक की तरफ से यह स्पष्ट घोषणा कर दिया गया है कि आपकी एग्जाम मई में होगी और आपका जो एग्जाम होगा वह पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों पर होगा। और आप लोग यहाँ पर बहुत से ऐसे नोट्स को परचेज किए हैं जो आपको एक्सरसाइज वाइज पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न का नोट्स नहीं है। तो यदि आप 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और कम पढ़ करके अधिक सफलता लेना चाहते हैं तो वो आपका टेक्स्ट बुक है। यदि आप टेक्स्ट बुक पढ़ लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ पाते हैं तो हमारे चैनल पर ओनली फॉर टेक्स्ट बुक पर आधारित जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्नों का नोट्स यहाँ पर बनाया गया है जो कि आपको जैक मॉडल पर आधारित होगा और आपके टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज वाइज नोट्स एनसीईआरटी पीडीएफ आपको मिलेगा। और यहाँ पर साथ में तैयारी भी कर सकते हैं आप। तो अभी आपको मेगा ऑफर दिया जा रहा है, 501 रुपये वाले कोर्स से सिर्फ और सिर्फ 351 रुपये में परचेज आप कर सकते हैं। और यहाँ पर मई जून जब तक परीक्षा होती है तब तक आप पढ़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि केवल हम यहाँ पर नोट्स को ही परचेज करें तो आप नोट्स ले सकते हैं। प्रत्येक विषय का नोट्स आपको 29 रुपये में होली के शुभ अवसर तक दिया जा रहा है। तो आप 29 रुपये में लेकर के किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स और पीडीएफ पढ़ सकते हैं। और पूरी क्लासेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 350 रुपये में पूरी क्लासेज को आप ज्वाइन करके मई तक के लिए पढ़ सकते हैं। और यह केवल जो है आपको जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न है जिसमें किसी भी प्रकार का आपको कुछ भी नहीं दिया गया है, एक्स्ट्रा केवल पाठ्यक्रम पर। तो आप सभी अवश्य देख लें। विश्व जल दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। ये सारे जो आप ये नोट्स देख रहे हैं ये प्रश्न जो है आपके सारे एग्जाम में आए हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सारे सभी प्रश्नों को यहाँ पर देख लीजिएगा। और आपको विज्ञान या पर्यावरण अध्ययन से संबंधित सारे नोट्स या पीडीएफ चाहिए तो एक बार हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ उस पर संपर्क करके आप सारे या टेक्स्ट बुक पर आधारित पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्नों को एक बार कवर अप कर सकते हैं। और वहाँ से अगर नोट्स या पीडीएफ आप देख लेते हैं तो 101% यह सारा प्रश्न जो है आपके एग्जाम में भिड़ने वाला है, इससे बाहर नहीं आएगा। तो आप सभी देख करके जरूर जुड़ जाएंगे, नोट्स पीडीएफ यहाँ पर परचेज कर लेंगे और साथ ही साथ सारा वीडियो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, देखिए यहाँ पर है 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई या 22 जून। देखिए यहाँ पर एक नियत तिथि फिक्स है कि विश्व जल दिवस जो है वो मनाया जाता है आपको 22 तारीख को। ये तो फिक्स हो गया, लेकिन आपको महीना याद करना है कि मार्च का था या अप्रैल या मई या जून, ठीक है। देखिए अब आपको हम बताते हैं, दो प्रश्न यहाँ से जो रहता है। देखिए 22 मार्च, ठीक है, और 22 अप्रैल, ये दोनों को याद कर लीजिएगा, ये दोनों बार बार पूछा जाता है, ठीक ना। तो देखिए ये क्या होता है, जैसे हम देखेंगे धरती की सतह, तो ये क्या है, धरती है, ये पृथ्वी है और जल इसके क्या होते हैं, इसके ऊपर होते हैं ना, होते हैं। तो देखिए अब आपको बताते हैं, जल जब इसके ऊपर है तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या आएगा, मार्च आएगा, फिर अप्रैल आएगा। तो मार्च आया तो ये ऊपर हो गया, तो 22 मार्च ना, मार्च ये हो जाएगा आपका जल दिवस, 22 मार्च को जल दिवस हो जाएगा। और इसके नीचे क्या है, देखिए पृथ्वी है तो ये 22 का ही डेट रहेगा, लेकिन ये अप्रैल होगा। तो 22 अप्रैल जो है आपका पृथ्वी दिवस हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 मार्च यानी जल बना लीजिएगा, जल ऊपर है तो 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। तो यहाँ पर कंफ्यूज होता है मार्च की अप्रैल, तो इस तरह से आप जब बना करके याद रखिएगा कि पृथ्वी है उसके ऊपर वाले जल को लेना है ना। तो ऊपर वाला जल है तो 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखिएगा। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी किस रंग की दिखलाई पड़ती है, ये इसको आपको बताते हैं 1001 बार आया हुआ है। और यहाँ पर जो होते हैं 100% लोग गलत करके बैठते हैं, ठीक है। तो इसको सही कैसे कीजिएगा, तो देखिए आपको हम बता देते हैं। बहुत लोग क्या होता है कि काला को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, काला को चाहते हैं ना, तो बस एक ही चीज़ याद रखते हैं कि अंतरिक्ष यात्री के पूछता हूँ तो बस काला बता दी है भाई। तो ये बात नहीं है, आपको दोनों चीज़ का कन्फ्यूजन दूर करना होगा, ठीक है। तो देखिए आप अंतरिक्ष में है, आप कहाँ पर है, स्पेस अंतरिक्ष में है। और अंतरिक्ष से जब आप पृथ्वी की ओर देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब पृथ्वी की ओर देखिएगा तो पृथ्वी का जो है 2/3 भाग किससे भरा हुआ है, जल से भरा हुआ है। तो जल से भरा हुआ है इसलिए ये जो है नीला रंग का दिखाई देगा, याद रखिएगा, नीला रंग का। कब, जब अंतरिक्ष से नीचे देखिएगा तो पृथ्वी की ओर जब हम देखेंगे तो वो नीला दिखाई देगा। लेकिन जब अंतरिक्ष से हम ऊपर, ये ऊपर कहने का मतलब क्या है, अंतरिक्ष यात्री को ऊपर, आकाश,
आकाश को देखिएगा, तो अंतरिक्ष यात्री जब आकाश को देखेगा तो वो दिखाई देगा काला। देखिए यहाँ पर डाउट एकदम मत रखिएगा, आपको हम इसीलिए कंफ्यूजन को दूर कर रहे हैं, क्योंकि ये 2 प्रश्न बार-बार आते हैं और आपको और यहीं पर आप कंफ्यूज कर देखिए ये अंतरिक्ष हो गया। अंतरिक्ष से जब आप पृथ्वी की ओर देखिएगा तो पृथ्वी क्या होता है? नीला होता है ना, तो पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। तो पृथ्वी अंतरिक्ष से नीचे देखिएगा तो पृथ्वी दिखाई देगा, पृथ्वी का कलर होता है नीला, और ऊपर देखिएगा आकाश, तो आकाश को हम कहते हैं काला, ठीक है। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी नीला दिखाई देता है। एकदम कंफ्यूजन को दूर कर लीजिएगा, यहाँ से 101% प्रश्न हर बार आ रहा है ना। अब देखिएगा पृथ्वी पर कितना भाग जल है? 2/3, 3/4, 1/2 या कोई नहीं, ठीक है। तो पृथ्वी का 2/3 भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है, यही इसका ज़्यादा आंसर होता है। तो यही आता है, बहुत बार आया हुआ, सब एग्जाम में आया हुआ, ठीक है। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल समुद्र से घिरा हुआ है? तो देखिए आपको एक कहानी सुनावत होते हैं कि जैसे जब समुद्र में यहाँ पर हमारे सैनिकों का जब बोट चलते रहता है, तो आप देखें कि ये लोग समुद्र के पानी को छूते जरूर हैं, लेकिन समुद्र पानी को पी नहीं सकते। तो इसलिए कहावत कही गई है, समुद्र में पानी है बहुत लेकिन प्यास नहीं बुझती। यानी समुद्र में लोग जब 2-2 महीने 3-3 महीने का बोटिंग लेकर सफ़र करने हमारे सैनिक निकल जाते हैं, तो वो अपने साथ पानी भी लेकर के जाते हैं। ऐसा नहीं है कि समुद्र के पानी को आप पी सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ होता है, सबसे अधिक समुद्र का पानी है और वो जो है आपका देखिए 97% है। कितना है? 97%। यानी कितना प्रतिशत जल समुद्र में पाया जाता है? तो 97% भाग जो है समुद्र में पाया जाता है। बहुत बार ये प्रश्न आया है। बर्फ से पिघलने वाले जल की मात्रा कितनी है? बर्फ से पिघलने वाले जल, जैसे हमारा हिमानी हो गया, हिमनद हो गया, बर्फ की नदियाँ, तो बर्फ से पिघलने वाले जल होते हैं, उसकी मात्रा कितनी है? 2, 3, 4 या 3, कोई नहीं। तो ठीक है, बर्फ से पिघलने वाले जो जल की मात्रा होती है वो आपका यहाँ पर है 2%, और इसको हम लोग यहाँ शुद्ध जल के रूप में भी जानते हैं। स्वच्छ जल या पीने योग्य जल का प्रतिशत हमारे पृथ्वी पर कितना है? तो देखिए ना, आपको तो पता ही चल गया ना, 97% भाग क्या है? समुद्र में है, बचा 3%, ठीक है। तो 3% में भी जो शुद्ध जल माना जाता है वो वर्षा का और हिमनद का ही माना जाता है। तो अब इसी में देखिएगा तो आपका 2 से 3 के बीच में, 2 से 3% के बीच में एक आध गो ऑप्शन आपको देगा ना, वो ऑप्शन को आपको सही कर लेना। तो यहाँ पर देखिए ये तो 0.0 के है, ये 1 के साथ है, ये 4 के साथ है, तो 2 और 3 के बीच में एक ही को यहाँ पर ऑप्शन है 2.08, तो इसी को भी मान लेना है। तो इसी तरह से 2.08, 2.10, 2.12 इस तरह ऑप्शन में दिए हुए रहते हैं, मतलब 2 से 3% के बीच में आपको शुद्ध जल या पीने योग्य जल का प्रतिशत रहेगा, तो ये होगा। तो ये आपको देखिए 1001 बार आया वो प्रश्न है, 1-2 बार की बात मत कहिए, इसलिए इसको तो आप लोग सारा देखिएगा। और ये चैप्टर तो पूरा के पूरा इंपॉर्टेंट है, इसमें जितना जल चैप्टर है, क्योंकि जल से एक प्रश्न तो आपका पक्का भिड़ना है, ठीक है। चलिए, अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई पड़ता है? नीला, काला, पीला या हरा? आप जवाब दे दिए होंगे, क्योंकि ये अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष से जब आकाश की ओर हम देखेंगे तो ऊपर होता है, अंतरिक्ष से ऊपर देखेंगे तो काला, और नीचे देखेंगे तो पृथ्वी दिखाई देगा, और ये होगा नीला। अभी भी हमने बताया था, फिर बता दिया। अंतरिक्ष से आकाश की ओर देखेगा अंतरिक्ष यात्री तो उसको काला दिखाई देगा, और अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर देखेगा अंतरिक्ष यात्री तो उसको काला दिखाई देगा, एकदम नीला दिखाई देगा, ठीक है। जब पृथ्वी की ओर देखेगा, अंतरिक्ष से ऊपर आकाश की ओर देखेगा तो काला, अंतरिक्ष से जब पृथ्वी की ओर देगा तो नीला। एकदम डाउट में नहीं रहिएगा, ये बार बार प्रश्न आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमने नोट्स भी आपको बना दिया है, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन न रहे, आपके लिए हम यहाँ पर काम करते हैं। तो आपको सारी तरह से हमारा टीम जो है, यूट्यूब टीम, आपके लिए सुविधा प्रदान करते रहता है। तो अंतरिक्ष से पृथ्वी नीचे की ओर देखने पर यह पृथ्वी नीले रंग की दिखलाई पड़ती है, जबकि अंतरिक्ष से ऊपर आकाश की ओर देखने पर आकाश काला रंग का दिखलाई पड़ता है, ठीक है। जल की कितनी अवस्थाएं होती है? आपको बताना है कि जल की कितनी अवस्थाएं होती है, 1, 2, 3 या 4? जल की कितनी अवस्थाएं होती है? तो जल की 3 अवस्थाएं होती है। जल की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है। नीचे नोट्स बनाया हुआ है कि जल की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। चलिए देखिए, पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत कौन है? वर्षा का जल, सतही जल, भूमिगत जल या कोई नहीं, ठीक है। तो पृथ्वी पर हमारा जो जल है उसका मुख्य स्रोत आने का जो होता है वो आपका होता है वर्षा का जल, ठीक है। और इसको शुद्ध जल के भी रूप में हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, वर्षा के जल में धूल कण, सल्फर तथा नाइट्रोजन का ऑक्साइड आदि घुले रहते हैं, और इस प्रकार के वर्षा को क्या कहते हैं, ठीक है। तो वर्षा के जल में देखिए यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ये सब घुला रहता है, तो ये जल के साथ जब ये गैस मिलते हैं तो ये बना देते हैं अम्ल। क्या बना देते हैं? अम्ल, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल बना देंगे, नाइट्रिक अम्ल बना देंगे। तो ये जो अम्ल बना दिए, तो इस प्रकार के वर्षा को अब हम क्या कहेंगे? अम्लीय वर्षा कहेंगे। क्या कहेंगे? अम्लीय वर्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय वर्षा, ठीक है। चलिए अगला है यहाँ पर,
आगरा स्थित ताजमहल के पीला होने का मुख्य कारण क्या है? देखिए, जब अम्लीय वर्षा है, सतही वर्षा है, धारा वर्षा है, कोई वर्षा, देखिए आपका अगर स्मारक बनाए हुए हैं या इस मौसम पेंट किए हुए हैं, अगर वहाँ पर किसी भी प्रकार की वर्षा होती है तो आपके उस पेंट किए हुए भाग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जब उस क्षेत्र में अगर अम्लीय वर्षा होती है तो वो क्या होगा, पीला हो जाएगा ना, वो धुंधला हो जाएगा, व्हाइट कलर सब क्या हो जाएगा, सब धुंधला हो जाएगा, पीला हो जाएगा। तो आपको समझना है कि यहाँ पर तो वर्षा हुई, लेकिन अम्लीय वर्षा हुआ है, ठीक है। तो आगरा स्थित ताजमहल का पीला होने का मुख्य कारण जो है आपका अम्लीय वर्षा है ना। कौन सी वर्षा है? अम्लीय वर्षा है। झारखंड राज्य में वार्षिक वर्षा कितनी होती है? आपको बताना है झारखंड राज्य में वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 120 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर, 140 या 150 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा झारखंड राज्य है उसमें वार्षिक वर्षा जो होती है 140 सेंटीमीटर होती है, लेकिन सभी क्षेत्रों में नहीं होती है। ये पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और रांची जैसे क्षेत्रों में, मतलब पलामू, इस सब क्षेत्रों में देखिए तो 120 110 मिलीमीटर वर्षा होती है, यहाँ पर वर्षा कम होती है, ठीक है। अगला है, भौम जल के स्तर में कमी आने का मुख्य कारण क्या है? जो हमारा भौम जल है, भूमिगत जल है, उसके स्तर में कमी आने का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि, कृषिगत उपयोग, वर्षा का असमान वितरण या सभी। जैसे होता क्या है कि भौम जल यानी वर्षा का जल जो होता है भूमि के अंदर रिस करके रहता है, जिससे हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, तो पानी को निकालते हैं ट्यूबवेल के माध्यम से, चापाकल के माध्यम से, पंप के माध्यम से। तो ये भौम जल का स्तर भी अब धीरे धीरे डाउन हो रहा है, यानी जहाँ पहले 30 फीट पर पानी होती थी वो अब 100 फीट चले गए। तो ये कितना डाउन होने का रीजन क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि भी है, कृषिगत उपयोग भी है और वर्षा का असमान वितरण, ये सभी इसके मुख्य कारण हैं, ठीक है। इसके सभी मुख्य कारण यहाँ पर हैं। झारखंड का जल पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? झारखंड का जल पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है, आपको बता देते हैं। ये जल पुरुष जो है अभी तक के एग्जाम में यहाँ पर 5 बार पूछ दिया गया है, जो झारखंड में एग्जाम हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिमन उरांव, कमसिन उरांव, जगन उरांव या कोई नहीं, ठीक है। तो झारखंड का जल पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिमन उरांव, यानी झारखंड का जल पुरुष जो है सिमन उरांव को जाना जाता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए 2016 में झारखंड में किनको पद्म श्री से नवाजा गया? किनको पद्म श्री से नवाजा गया पर्यावरण संरक्षण के लिए? 2016 में झारखंड में किनको पद्म श्री से नवाजा गया? अंकलेश मुंडा, सीमन मुंडा, सीमन उरांव या कोई नहीं, ठीक है। तो ये जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण जो है जल के लिए, इसमें आता है सीमन उरांव जी का नाम। तो सीमन उरांव को जल पुरुष, सीमन उरांव को पर्यावरण संरक्षण के लिए माना गया, ठीक है। खेत के फसल सूख जाते हैं, कौन सी वर्षा के कारण? खेत के अम्लीय वर्षा, सोहनीय वर्षा, क्षारीय वर्षा या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए, अम्लीय वर्षा एक ऐसी वर्षा है, जब अम्लीय वर्षा होता है तो क्या होता है, तो स्मारक का रंग फीका पड़ जाता है। जलीय जीव जंतु क्या होते हैं, मर जाते हैं, जो जल में जलीय, जैसे मेढक है। और यहाँ पर मछली की बात करें तो जिस क्षेत्र में अम्लीय वर्षा होगा वहाँ के जीव जंतु क्या होंगे, वो मर जाएंगे और पानी के ऊपर छल आ जाता है, ठीक है। खेत के फसल क्या होते हैं, जिस क्षेत्र में होंगे वो सूख जाते हैं, पीला पड़ जाते हैं। तो ये सब किसके कारण होता है? अम्लीय वर्षा के कारण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है खेत के फसल सूख जाते हैं किसके कारण, तो ये राइट हो गया अम्लीय वर्षा, ठीक है। अगला, वर्षा जल का उपयोग भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति के लिए किया जाता है, उससे क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे अब बहुत से स्टेट में आप देखिएगा वर्षा जल को जो है सीधे नदी में न प्रवाहित होने दिया जा रहा है, उसके लिए कहीं कहीं सोख्ता बनाए जा रहे हैं, ठीक है। कहीं कहीं मनरेगा की तरफ से आपको ये बन रहा है, डैम बनाए जा रहे हैं। और कहीं कहीं पर तो आपको घरों में ही छत के ऊपर जो होता है वर्षा जल संग्रहण के लिए ये इस तरह से पाइप बना दिया जा रहा है, टैंकी, और उसमें वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है। तो बहुत ही जगहों पर वर्षा जल संग्रहण के लिए सोख्ता बनाया जा रहा है। तो ये जो होता है वो क्या करते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग, तो इसको हम क्या कहेंगे, वर्षा जल संग्रहण, जल डैम या कोई नहीं। तो भौम जल स्तर को बढ़ाने के लिए जो किया जा रहा है उसको हम लोग कहेंगे यहाँ पर वर्षा जल का संग्रह किया जा रहा है, उसको वर्षा जल संग्रहण के नाम से ही जानेंगे। प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं कहलाते हैं, कौन से संसाधन कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मानव संसाधन या कोई नहीं, ठीक है। तो संसाधन यानी यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, तो इस पाठ का नाम है देखिए संसाधन ना, यानी वैसी सभी वस्तुएं जिसका प्रयोग मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए करता है, वे सभी वस्तुओं को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं, ठीक है। वैसी सभी वस्तुएं जिसका उपयोग मानव अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है तो उसको हम लोग संसाधन कहते हैं। और वैसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं तो उसको हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। कौन सा संसाधन कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन, जो प्रकृति से हमें प्राप्त होती है, प्रकृति जो हमें दी हुई है उपहार, वैसे संसाधन को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा।
इसमें कौन प्राकृतिक संसाधन है? 4 ऑप्शन है जिसमें आपको बताना है कि इसमें कौन प्राकृतिक संसाधन है। नदियाँ, मृदा, वन या सभी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं नदी हम लोग निर्माण नहीं कर सकते हैं। नदी जो है प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक उपहार है। मृदा भी प्रकृति द्वारा ही दिया गया उपहार है और वन भी प्रकृति द्वारा दिया यह उपहार होता है। ठीक है, यानी इसमें सभी, यानी इसमें कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो नदी भी प्राकृतिक संसाधन है, मृदा भी प्राकृतिक संसाधन है और वन भी प्राकृतिक संसाधन है। इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। निर्जीव संसाधनों से प्राप्त संसाधन कहलाते हैं। निर्जीव संसाधन से प्राप्त संसाधन कहलाते हैं जैव संसाधन, अजैव संसाधन, दोनों या कोई नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पर संसाधन जो होते हैं वो 2 प्रकार का होता है। एक निर्जीव से बन करके मिला हुआ रहता है और एक यहाँ पर सजीव से मिल करके बना हुआ होता है। ठीक है, तो निर्जीव से जो मिल करके बना होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं, देखिए, अजैव संसाधन। क्या कहते हैं? अजैव संसाधन, क्योंकि उसमें जीव नहीं होते हैं। और जो सजीव से मिलकर बने हुए रहते हैं उसको हम लोग कहते हैं जैव संसाधन, क्योंकि उसमें जीव होता है। तो जिसमें जीव है तो सजीव में जीव होता है, तो जिसमें जीव है उसको जैव संसाधन और जिसमें जीव नहीं है उसको अजैव संसाधन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजैव संसाधन। अगला प्रश्न है, सजीव संसाधन से प्राप्त संसाधन क्या कहलाता है? तो आप ये हमने बताया था आपको इसी में कि सजीव में क्या होता है। बताइए, सजीव जो होते हैं उसमें जीव पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीव पाए जाते हैं। तो जिसमें जीव पाए जाते हैं वैसे संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैव संसाधन कहते हैं। तो सजीव जो हो गए वो जैव संसाधन में जाएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैव संसाधन। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, इसमें कौन अजैव संसाधन का उदाहरण है? आपको बताना है कि इसमें कौन अजैव संसाधन का उदाहरण है। मृदा, चट्टान, हवा या सभी। तो देखिए इसमें क्या है, ये सभी निर्जीव चीजें हैं। क्या है आपका? निर्जीव है। ये भी निर्जीव है, ये भी निर्जीव है। तो जो निर्जीव चीजें होती है जिसमें जीव नहीं होती है तो उसको हम लोग अजैव संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, उसको किसके अंतर्गत रखते हैं? अजैव संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। जिसमें जीव नहीं होता, जिसमें जीव होता है उसमें जैव संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें कौन जैव संसाधन है? आपको बताना है कि इसमें कौन जैव संसाधन है। पौधे, जंतु, मानव या सभी। ठीक है, तो सभी हरे पेड़ पौधे में क्या होता है? जीव होता है। जंतु, सभी जंतुओं में जीव होता है और मानव भी सजीव होते हैं। तो सजीव प्राणियों से बना हुआ संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं, जो सजीव प्राणी से मिलकर बना होता है। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी में जीव होते हैं, सजीव होते हैं, इसलिए ये जैव संसाधन का उदाहरण है। सभी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए, नोट्स बनाया हुआ है, जो यहाँ पर नोट्स परचेज करते हैं। जितने भी सजीव हैं सभी जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं, आपको दिमाग में रख लेना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इसमें कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? इसमें कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? वायु, जल, मिट्टी या सभी। ठीक है, इसमें कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? तो इसमें सभी होगा। इसका राइट आंसर सभी, यानी वायु भी नवीकरणीय है, मिट्टी भी नवीकरणीय है और जल भी नवीकरणीय है। यानी इसका एक बार उपयोग होने के बाद ये समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है, और जो समाप्त होते हैं उपयोग करने के बाद उसको और नवीकरणीय में डालेंगे। तो इसका एक बार यूज किया जाए तो ऐसा नहीं है कि इसको फिर निर्माण होने में सैकड़ों करोड़ों वर्ष लग जाएगा, इसलिए इसमें नहीं होता है। ये हमेशा निर्माण होते ही रहता है, इसलिए इसको हम लोग जैव संसाधन के अंतर्गत रखते हैं या नवीकरणीय संसाधन जो है हम कहते हैं। ठीक है, तो ये नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण होगा। इसका राइट आंसर सभी होगा। देखिए यहाँ पर नोट्स बनाया हुआ है कि वैसे संसाधन जिसको दोबारा बहुत जल्द ही निर्माण किया जा सकता है नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। हवा कुछ समय के लिए यदि बंद हो जाएगा तो उसका निर्माण नहीं किया जाता। हम लोग हवा कृत्रिम नहीं उसको बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका नवीकरणीय संसाधन है। जल भी अपने आप निष्कासित होता रहता है, नवीकरणीय संसाधन है। इसमें कौन अनवीकरणीय संसाधन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या सभी। इसमें कौन अनवीकरणीय संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन क्या है? वैसे संसाधन है जो एक बार समाप्त हो जाता है तो इसको निर्माण होने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है, उसके बाद निर्माण होता है, इसलिए इस सभी को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो कोयला, कोयला देखिए अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि जो कोयले की खदान जहाँ से कोयला निकल जाती है फिर वहाँ पर कोयले का निर्माण होने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। पेट्रोलियम भी अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि इसका ज़्यादा उपयोग किया जाए और एक बार समाप्त हो जाए तो वहाँ पर दोबारा तुरंत पेट्रोलियम का निर्माण नहीं हो पाता है। ठीक है, और प्राकृतिक गैस यह भी आपका यहाँ पर
अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। तो याद रखिएगा, एक फॉर्मूला है अनवीकरणीय संसाधन, यानी उसको हम लोग कहते हैं कोपेको। क्या कहते हैं? कोपेको, यानी कोयला, पेट्रोलियम और कोल गैस या प्राकृतिक गैस। ठीक है, इसी को कोपेको के नाम से जानते हैं। वैसे संसाधन जिसकी एक बार समाप्ति हो जाने के बाद दोबारा निर्माण होने में 100 से ज़्यादा वर्षों तक का समय लग जाता है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इसलिए कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है ये अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ कब किया गया है? 2014 ईस्वी में, 2015 ईस्वी में, 2016 ईस्वी में या 2018 ईस्वी में? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया गया है कब? तो इसका राइट आंसर देखिए आपका सी, 2016 ईस्वी में कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया गया है। इसमें कौन मानव निर्मित संसाधन है? आपको बताना है कि इसमें कौन जो है मानव निर्मित संसाधन है, मानव के द्वारा। तो मानव निर्मित संसाधन सबसे पहले हम जानेंगे किसे कहते हैं। तो वैसे संसाधन जो मानव ने बनाया है, जो मानव के द्वारा निर्मित संसाधन है, जो मानव के द्वारा बनाया गया है, जो आदमी, जो मनुष्य बनाता है, वैसे संसाधन को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे कैंसर उपचार की औषधि की बात करेंगे तो दवा कोई भी बनाता हो तो वो फार्मासिस्ट लोग यहाँ पर करते हैं और वो मानव के द्वारा बनाया जाता है। तो जो मानव के द्वारा बनाया जाता है वो मानव निर्मित संसाधन है, यानी कैंसर उपचार की दवा ये मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है। रेलगाड़ी का निर्माण, रेलगाड़ी का डब्बा का जो निर्माण होता है वो भी आदमी के द्वारा ही किया जाता है, मानव के द्वारा किया जाता है। रेलगाड़ी का डब्बा मानव ने बनाया है, इसलिए यह मानव निर्मित संसाधन है। सड़क का निर्माण, तो सड़क भी निर्माण जो है वो मानव ही कराता है, इसलिए यह मानव निर्मित संसाधन है। और अगला है डी, सभी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, सभी। यानी कैंसर उपचार की औषधि जो है वो भी आपको यहाँ पर है। रेलगाड़ी निर्माण का डब्बा वो भी मानव निर्मित संसाधन है। सड़क का निर्माण वो भी मानव निर्मित संसाधन है। इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। इसमें कौन प्राकृतिक संसाधन है? इसमें कौन प्राकृतिक संसाधन है? आपको बताना है कि इसमें कौन प्राकृतिक संसाधन है। नदी, सड़क, मानव या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए नदी तो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, हम लोग इस नदी को नहीं बना सकते हैं। तो नदी ये जो है प्रकृति प्रदत्त है, इसलिए प्राकृतिक संसाधन है। सड़क क्या है? तो सड़क मानव के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए यह मानव निर्मित संसाधन है। और मानव क्या है? तो मानव खुद ही एक संसाधन है। मानव जो है खुद ही एक संसाधन है, इसलिए यह मानव संसाधन हो गया। और यहाँ पर कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो नदी है। तो इस तरह से यहाँ पर समाप्त हो गया। तो आप देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें, डेली एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पूरे चैप्टर का नोट्स और पीडीएफ आपको देखना है तो अभी के अभी हमारे क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपका रिवीजन क्लास भी चल रहा है। और उसके बाद यहाँ से सारे नोट्स एक बार देख लीजिए, आपका 101% आकलन परीक्षा में रिजल्ट फिक्स हो जाएगा। तो आप सभी अभी के अभी नोट्स लेकर के जरूर सभी पढ़ लेंगे, जिससे कि आपका 101% रिजल्ट हो जाए। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? राजस्थान में, सीरिया में, मंगोलिया में या सभी जगह? तो थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो आपका इसका राइट आंसर है ए, राजस्थान में स्थित है थार मरुस्थल। सारंडा वन कहाँ पाया जाता है? सारंडा वन कहाँ पाया जाता है? बिहार में, राजस्थान में, गुजरात में या झारखंड में? तो देखिए सारंडा वन जो है बहुत ही विशाल वन है, बहुत ही विस्तृत वन है, बहुत ही बड़ा वन है। यह जो है आपका झारखंड में पाया जाता है। सारंडा वन झारखंड में पाया जाता है। भारत में कृषि योग्य भूमि कितना प्रतिशत है? भारत में कृषि योग्य भूमि कितना प्रतिशत है? 57, 32, 35 या कोई नहीं? तो अगर भारत की हम बात करेंगे तो भारत में जो कृषि कार्य जो होता है उसके लिए भूमि जो है 57% आपको उपलब्ध है। भारत में कितना प्रतिशत भाग पर वन पाया जाता है? भारत में कितना प्रतिशत भाग पर वन पाया जाता है? 17%, 25%, 22% या 32%? कितना है? ठीक है, तो भारत में जो वन होता है वो आपको 22% भाग पर पाया जाता है। ठीक है, कितना भाग पर पाया जाता है? 22% भाग पर वन पाया जाता है। भूपृष्ठ की ऊपरी पतली परत को क्या कहते हैं? भूपृष्ठ की ऊपरी पतली परत को क्या कहते हैं? मान लीजिए कि भूपृष्ठ है, इसके ऊपर पतला परत होता है, ये पतला परत, उसको क्या कहते हैं? तो ये उसको हम लोग क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं, मृदा कहते हैं, खनिज कहते हैं या कोई नहीं? ठीक है, तो भूपृष्ठ की ऊपरी पतली परत को हम लोग मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको मृदा के नाम से जाना जाता है। माइका युक्त मिट्टी झारखंड के किस जिले में पाई जाती है? माइका, माइका मतलब यहाँ पर होता है ढिबरी जिसको कहते हैं, या हम लोग उसे कहते हैं अभ्रक ना। माइका युक्त मिट्टी झारखंड के किस जिले में पाई जाती है? अभ्रक युक्त मिट्टी झारखंड के किस जिले में पाई जाती है? कोडरमा, साहेबगंज, झरिया
या हंटरगंज कहाँ पाया जाता है, ठीक है, हजारीबाग। तो माइका युक्त मिट्टी जो है झारखंड के कोडरमा जिले में पाई जाती है, जो कि माइका के लिए, ढिबरा के लिए सबसे अधिक मशहूर है, इसलिए कोडरमा इसका मुख्य क्षेत्र आता है। कोडरमा राजमहल क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? राजमहल क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या कोई नहीं? तो देखिए, मिट्टी से संबंधित हम आपके यहाँ नोट्स भी देंगे और ट्रिक भी देंगे। तो ये काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है राजमहल ट्रैप में। यह प्रश्न बहुत बार आया है। तो काली मिट्टी राजमहल में पाई जाती है। ढालू स्थान पर किस प्रकार की जुताई की जाती है? समोच्च रेखीय जुताई, ढाल वाली जुताई, दूध मेखला जुताई या हरा वर्णक जुताई। जो ढालू स्थान होते हैं वहां पे, तो उसके लिए समोच्च रेखीय जुताई हम लोग करते हैं। धान अथवा गेहूं द्वारा मिट्टी में किसका अवशोषण होता है? धान या गेहूं जो होते हैं उसके द्वारा मिट्टी से किसका अवशोषण होता है? कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन या कोई नहीं, ठीक है। तो ये जो अवशोषण करते हैं वो आपका यहाँ पर नाइट्रोजन का होता है। किसका होता है? नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं ये सभी पौधे। दलहन पौधों की जड़ें मिट्टी में किसका पोषण करते हैं? देखिए, यहाँ पर धान और गेहूं तो अवशोषण कर रहे हैं, यानी जो नाइट्रोजन पहले से है उसको वो ले रहे हैं। लेकिन दलहन पौधों की जड़ें मिट्टी में किसका पोषण करते हैं? सल्फर का, कार्बन का, नाइट्रोजन का या फास्फोरस का, ठीक है। तो दलहनी पौधे जो होते हैं जड़ों में वे अपना नाइट्रोजन जो होते हैं उसको पोषक करते हैं, उसको छोड़ते हैं, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है। और यदि उसी मिट्टी में धान गेहूं का ले जाए तो वे फिर से नाइट्रोजन का सोख लेते हैं और वहां से उर्वरक समाप्त हो जाते हैं। इसलिए एक फसल बदल करके दलहन वाले पौधे जरूर लगाने चाहिए। दलहन पौधों की जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? दलहन पौधों की जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? हरा फल, लेग्यूम, राइजोबियम या कोई नहीं, ठीक है। दलहनी पौधों की जड़ों में सूक्ष्म जीव कौन पाया जाता है? राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, ठीक है। राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। जल कैसा संसाधन है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव नवीकरणीय या कोई नहीं, ठीक है। तो जल जो है वो आपका नवीकरणीय संसाधन में आता है, नवीकरणीय है, क्योंकि इसकी पूरी समाप्ति नहीं होगी। इसकी समाप्ति के बाद जो है लाइफ भी समाप्त हो जाएगा। पृथ्वी के भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? पृथ्वी जितना है उसके भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? 1/3 भाग, 2/3 भाग, 3/4 भाग या इसमें से कोई नहीं, ठीक है। तो पृथ्वी के भूपृष्ठ का लगभग 3/4 भाग जो है वो आपका जल से घिरा हुआ है, ठीक है, 3/4 भाग। महासागर का जल किस प्रकार का जल है? लवणीय जल, खारा जल, नमकीन जल या सभी, ठीक है। तो महासागर का जल जो होता है वो आपका होता है खारा जल होता है, और उसी को हम कहते हैं लवणीय जल होता है, उसी को हम कहते हैं नमकीन जल होता है। यानी इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी। पृथ्वी पर कितना प्रतिशत महासागरीय जल लवणीय है? 57%, 97%, 88% या 82%? कितना है आपका पृथ्वी पर महासागरीय लवणीय जल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 97%। 3% जल जो है मीठा जल है, बाकी सब खारा जल है। पृथ्वी में कितना प्रतिशत भाग अलवणीय जल या मीठा जल पीने योग्य जल है? तो यह जो आपका जल है वो आपका कितना प्रतिशत? 4%, 5%, 2% या 27%? कितना है आपको अलवणीय जल? अलवणीय जल मतलब मीठा जल जो पीने योग्य है। तो इसका राइट आंसर है 2.7%। यही इसका आंसर है। बहुत बड़ा है वो प्रश्न है। जिन वनों के वृक्ष वर्ष के किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते हैं उन्हें कौन सा वन कहते हैं? सदाहरित वन, पर्णपाती वन, कंटीली वन या कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सदाहरित वन। वे वन जो अपनी पत्तियों को एक साथ नहीं गिराते उन्हें सदाहरित वन कहते हैं। वैसे वन जो किसी विशेष ऋतु में अपनी पत्तियों को किसी विशेष ऋतु के साथ पूरा गिरा देते हैं उन्हें कौन सा वन कहते हैं? सदाहरित वन, पर्णपाती वन, कंटीली वन या कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्णपाती वन, ठीक है। क्या है इसको? पर्णपाती वन के नाम से जानते हैं। जंगल में आग लगना क्या कहलाता है? बड़वा नल, दावा नल, पावा नल या कोई नहीं, ठीक है। तो जंगल में यदि आग लग जाता है पेड़ से पेड़ टकरा करके या पत्थर से पत्थर टकरा करके, तो ये आग को क्या नाम है? बड़वा नल, दावा नल, पावा नल या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, जंगल में जो आग लगता है तो उसको हम लोग कहते हैं दावा नल। क्या